नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और जैसा कि जिस तरीके से फैक्टर से मर्ज आउट हो रहे थे, चाहे हम शुक्रवार को अमेरिका के अंदर जो पेरोल का मंथली डेटा निकल के आया था, उसके बाद से ही मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला था। डाउ जोन्स, नेस्डेक जैसे जो अमेरिका के इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है, वहां पे एक बड़ी गिरावट हुई थी। उसके बाद में अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा निकल के आ रही, संभावनाएं लग रही हैं कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है अभी, वो जो फेडरल रिजर्व बैंक का टारगेट है 2%, उससे काफी ऊपर रह सकता है। वर्तमान में जो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन है वो 2.9% के आसपास चल रहा है। तो आने वाले दिनों में संभावना यही लग रही है कि हो सकता है कि आपको किसी भी तरीके की ब्याज दरों में कटौती अमेरिका की तरफ से देखने को न मिले। तो एक तरफ तो ग्लोबल मार्केट में अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिकल डेटा शुक्रवार को निकल के आई थी, काफी नेगेटिव थे। इसके अलावा भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा 630.6 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास आया था, वो भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फ्लैट आया था। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, संभावना है कि करीब करीब 25% के आसपास का टैरिफ लगा दिया जा सकता है। इसके कारण आज स्टील और मेटल सेक्टर में पूरे ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट हुई है। और एक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्योंकि लगातार जो है रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात चल रही है। तो क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, अमेरिका के अंदर कौन कौन से ऐसे डेटाज है, न्यूज है, इवेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, मार्केट को कल प्रभावित कर सकते हैं। और कल कैसा रह सकता है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब का जो टेस्टिफाइज आने वाला है, जो मार्केट को प्रभावित कर सकता है। आज मार्केट के अंदर, भारत के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ओवरऑल जनरल ट्रेंड क्या है उसका एक एनालिसिस आज के वीडियो में करने वाले हैं। ग्लोबल इंडिकेटर्स में डाउ जोन्स, यूएसडी, आईएनआर, डॉलर इंडेक्स जैसे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, वहां पे क्या चल रहा है। मल्टी एसेट एनालिसिस में ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात होगी। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात होगी, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात होगी। भारत के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड मार्केट वगैरह में क्या फ्लोज हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और डिस्क्लेमर ये है कि पावर ऑफ मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस, स्टॉक टिप्स देने का काम पावर ऑफ मार्केट नहीं करता। इसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जो भी हमारे यूट्यूब लाइव है, कोई भी हमारे वीडियोस है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ मार्केट का कोई भी कंटेंट है, केवल एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, आपको उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरीके से पैन आउट हो रहा है और क्या सिनारियो मार्केट के अंदर बन रहा है। देखिए, ओवरऑल अगर बात करें, आज निफ्टी में जो गिरावट आई है, पिछले 3 दिन का ये एक प्रकार से फॉलोअप है। पिछले 4 दिन से लगातार जो है भारत के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर आज अपन बात करें, 178 पॉइंट नीचे बंद हुआ, 23,380 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। और 23,500, 23,500 के नीचे, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे की ये क्लोजिंग काफी कमजोर मानी जा सकती है। बैंक निफ्टी की भी बात करें, 178 पॉइंट नीचे बंद हुआ और सेंसेक्स करीब करीब 550 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, 77,311 पे। तो चौतरफा गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब आपका 11,790 पे 222 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो चारों सेक्टर में, चारों बड़े बड़े इंडाइसेस के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली है। अब आगे प्रश्न उठ रहा है कि आगे किस तरीके का ट्रेंड मार्केट के अंदर इमर्ज हो सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो फर्दर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो 23,200 पे है। लगातार हम अपने डेरिवेटिव डेटा के माध्यम से भी आपको ये चीज बता रहे थे कि 23,000 जो 200 का बेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव डेटा पे। वहां पे कल हमने शुक्रवार के दिन एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिली है। तो 23,200 के आसपास पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फर्दर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। रेसिस्टेंसेस की अगर बात करें, मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट होते हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे या ग्लोबल फ्रंट पे। मान लीजिए कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब का जो टेस्टिफाइज अगर वो पॉजिटिव दिशा में निकल के आता है, जो अमेरिका के अंदर सेनेट की जो बैंकिंग कमेटी उसके सामने ये टेस्टिफाइज रखा जाएगा, तो हो सकता है मार्केट के अंदर आपको एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के लिए जो पहला रेसिस्टेंस है वो 23,800 के आसपास है, जो फर्दर रेसिस्टेंस है वो 24,000 का है। जब तक निफ्टी 24,000 के इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, कोई फर्दर टेक्निकल स्ट्रेंथ आने की संभावना कम लग रही है। तो निफ्टी के अगर अपन टेक्निकल सेटअप को समराइज करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से फर्दर डाउन साइड आ सकता है। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल जो आज पिछले 3-4 दिन से जो फ्लो है वो लगातार नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा किस तरीके से पैन आउट हो रहा है, तो क्या संभावनाएं आपको निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। तो सीधा चलते हैं डेरिवेटिव डेटा की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का सिनारियो निफ्टी के अंदर देखने को आपको मिल सकता है। डेरिवेटिव डेटा की हम 13 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, तो देखिए 23,400 से लेके 23,300 के बीच में अच्छी खासी आज पुट राइटिंग देखने को मिली है। करीब करीब 23,300 पे 48,913 टोटल ओपन इंटरेस्ट में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 17,181। 23,300 के लेवल को भी अगर निफ्टी मंगलवार को तोड़ देता है तो फिर डेरिवेटिव डेटा के साथ से जो पुट राइटर है काफी कमजोर लग रहे हैं। और आज 23,200 पे एक अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जो 23,200 का लेवल शुक्रवार को मजबूत लग रहा था, जहां पे अच्छी पुट राइटिंग हुई, तो थोड़ा वीकनेस आई है।
तो फर्दर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठ रहा है वो 23,000 से लेके 23,100 का बैंड है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से पुट राइटर मजबूत लग रहे हैं। इन द मनी पुट राइटर्स की बात करें 23,500, 550, 23,600, 23,650 सभी जगह जो है आज एक अनवाइंडिंग देखने को मिली है। सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पुट राइटर हैं वो आज कमजोर पड़े हैं। कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो देखिए 23,600 पे एक बड़ी भारी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल सकती है। 97,768 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 24,500 नो कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। ओवरऑल चाहे 23,600 की बात करें, 23,700 पे भी जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। करीब करीब 1,12,775 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 50,759 कॉन्ट्रैक्ट खड़े। ओवरऑल अगर डेरिवेटिव डेटा को भी समराइज करें आफ्टर टेक्निकल एनालिसिस, तो एक बात जरूर लग रही है कि जो पुट राइटर है वो कमजोर हुए हैं, कॉल राइटर्स की जो पोजीशन है वो मार्केट के अंदर मजबूत हुई है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर दो बातें, एक तो जो आरबीआई की पॉलिसी निकल के, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नेगेटिव साइड पे है, पर मार्केट को ऑलरेडी ये चीज पता था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट डाउन हो सकता है। मार्केट को मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो पॉलिसी स्टांस के साथ में, क्योंकि जो पॉलिसी का स्टांस रखा गया है वो अभी भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल रखा गया। अगर उसको अकोमोडेटिव कर दिया जाता तो मार्केट के अंदर अगली जो मीटिंग है अप्रैल, वहां पे भी संभावना यही बनती कि ब्याज दरों में आपको 25 टू 50 बेसिस पॉइंट का कट डाउन देखने को मिल सकता था। पर चूंकि जो पॉलिसी का स्टांस है वो कहीं ना कहीं अभी भी न्यूट्रल की तरफ रखा। न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए जरूरत पड़ती है तो स्टेटस को मेंटेन भी रखा जा सकता है, और इससे मार्केट को अप्रैल मीटिंग को लेकर थोड़ा अनसर्टेनिटी हो गई है कि हो सकता है जो फर्दर रेट कट है भारत के अंदर वो आपको जून में देखने मिले, ना कि अप्रैल में। तो अगर हम जून तक की बात करें तो यहाँ से करीब करीब 3-4 महीने और मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वहां पे आपको मंदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ पिछले क्वार्टर में निकल के आई थी काफी कम होकर आई थी, और इस क्वार्टर का जो नंबर है वो फरवरी के लास्ट वीक में निकल के आएगा। तब देखना होगा कि Q3 FY25 की भारत की जीडीपी किस तरीके से रह सकती है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट पॉलिसी से निकल के आया है। इसलिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया, ये बात जरूर है कि 49,300 के आसपास एक बड़ा गैप भी यहाँ पे बना हुआ है, और टेक्निकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 48,900 के आसपास दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। रेसिस्टेंसेस की अगर बात करें तो 50,500 अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस है। जब तक बैंक निफ्टी उसके ऊपर नहीं निकलता किसी भी मेजर पुल बैक आने की संभावना कम है। 50,500 के ऊपर जो फर्दर रेसिस्टेंस है वो आपको 51,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जहां पे कल वीकली एक्सपायरी भी है। देखिए सेंसेक्स में एक बात है, पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं, 3-4 दिन से जो टेक्निकल ट्रेंड है वो नेगेटिव लग रहा है। लगातार जो है लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहा है। मतलब जो बॉटम भी है वो फर्दर नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जो टॉप है वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 76,800 ये सेंसेक्स के लिए कल पहले सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो जो फर्दर सपोर्ट है वो 76,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। जहां तक बात करें अगर मार्केट में कोई रिकवरी आती है तो जहां पे एक हर्डल सेंसेक्स के लिए बन सकता है वो 79,200 का लेवल है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि 78,800 के आसपास भी एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस बन गया है। तो कल के लिए जो पहला रेसिस्टेंस है वो 78,800 का, उसके बाद में 79,200 का रेसिस्टेंस है। एक बात ध्यान रखना है, सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो 80,000 का रेसिस्टेंस है वो एक सैक्रोसैंक्ट लेवल है, इसके ऊपर निकलने की संभावना काफी कम लग रही है। ओवरऑल कल की जो एक्सपायरी वो थोड़ा वीक साइड पे आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जबरदस्त पिटाई चल रही है। पिछले कई दिन से जब मार्केट में थोड़ा रिकवरी भी हमें जो है मेन इंडाइसेस में देखने को मिली थी, तब भी जो स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स है वहां पे साइडवेज ट्रेंड रहा है, और आप देख सकते हैं कि पूरा ये बॉक्स आपको बता रहा है कि रिकवरी नाम के कोई सिग्नल आपको देखने को निफ्टी मिड कैप में और स्मॉल कैप में देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आपके जो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। जहां मार्केट अपने टॉप से केवल 12% गिरे हुए हैं, तो जो आपके पोर्टफोलियो है वो 30-30, 40-40% भी वीकनेस के साथ में देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट अगर बात करें इसके अंदर भी तो 11,500 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और जो रेसिस्टेंस है वो 12,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर 11,500 के लेवल को मिड कैप तोड़ता है तो 11,000 तक स्लिप हो सकता है। 12,500 के ऊपर निकलता है तो जो फर्दर रेसिस्टेंस है वो 12,650 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो ज्यादा गिरावट है वो छोटी कंपनियों के अंदर आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। बात करते हैं कि ग्लोबल इंडिकेटर किस तरीके से पैन आउट हो रहे हैं। रात में अगर बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा अमेरिका के अंदर आज नहीं है, जो भी डेटा निकल के आना है वो कल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की जो टेस्टिफाइज, उसका मतलब क्या होता है। टेस्टिफाइज का मतलब ये होता है कि जो अमेरिका के अंदर सेनेट में जो बैंकिंग कमेटी होती है उसके सामने जेरोम पॉवेल साहब को जो है कहीं ना कहीं जो सेमी एनुअल उनकी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है उस प्रस्तुत करना पड़ता है, उसका एक टेस्टिफाइज होता है। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट के आसपास भी मार्केट के अंदर आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। और चूंकि कल ये रिपोर्ट भारतीय समय अनुसार रात में 8:30 बजे के आसपास प्रस्तुत की जाएगी अमेरिका के सेनेट में जो बैंकिंग कमेटी है उसके मेंबर्स के सामने, काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि जो मार्केट में फेड चेयरमैन साहब की लास्ट पॉलिसी थी वहां पे भी जो ओवरऑल पॉलिसी का जो व्यू रहा है वो काफी हॉकिश आपको देखने को मिल रहा है। एक बेरिश सेंटीमेंट मार्केट के अंदर पैदा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज। और जिस तरीके से ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई थी जनवरी की पॉलिसी में, तो देखना होगा कि अब जो फर्दर पॉलिसी अमेरिका के अंदर मार्च में आना है उसमें किस तरीके का निर्णय लिया जाता है।
तो ये जो रिपोर्ट कल प्रस्तुत होना, कल और परसों 2 दिन रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। कल जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी वो अमेरिका में सेनेट की जो बैंकिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनके सामने होगी, और परसों जो होगी वो अमेरिका में यूएस जो हाउस है उसके अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कमेटी है उसके मेंबर्स के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी की सेमी एनुअल रिपोर्ट है, और मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को अच्छा खासा वॉलेटाइल कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा कल आना है। जहां तक बात करें अगर टेक्निकल सेटअप की, तो देखिए डाउ जोन्स के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,900 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि डाउ जोन्स 43,900, 43,700 की तरफ आज के ट्रेडिंग सेशन में स्लिप हो सकता है। ऊपर अभी भी 45,000, 45,100 के रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट का इंडिकेटर है डाउ जोन्स, वो एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो आज हमारा रुपया लगातार कमजोर रहा है, और मैं आप लोगों को पिछले कई दिन से लगातार बता भी रहा था कि 88 के रेसिस्टेंस तक ये जा सकता है, जिसने बिल्कुल 87.95 के आसपास का हाई बनाया है। तो फर्दर वीकनेस आज इसके अंदर देखने को मिली है। ये बात जरूर है कि कुछ कहीं ना कहीं डॉलर बाद में बेचे गए, कुछ इंटरवेंशन किया गया है, और उसके बाद में आपने थोड़ा देखा कि करेक्शन आया, पर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई आर्टिफिशियल इंटरवेंशन जो है करेंसी मार्केट को अभी स्टेबलाइज कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब निर्णय ले रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अनसर्टेनिटी है, नोबडी नोज कि व्हाट वुड बी हिज फर्दर एक्शन, और किस तरीके का निर्णय डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगी, और डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, अमेरिका की करेंसी डॉलर मजबूत होगी तो हमारा रुपया लगातार कमजोर होगा। आगे के लिए 88 के आसपास इसमें रेसिस्टेंस है, 86.1 के आसपास सपोर्ट है। जब तक ये इस वाले सपोर्ट के नीचे नहीं जाता, हमारे मार्केट के लिए कोई भी रिलीफ रैली आने की संभावना कम लग रही है। दूसरे ग्लोबल इंडिकेटर डॉलर इंडेक्स की तरफ अगर हम चलें, तो डॉलर इंडेक्स की भी अगर अपन बात करें तो देखिए एक बात जरूर है कि डॉलर इंडेक्स भी लगातार जो इंपॉर्टेंट लेवल है 106.50 उसके ऊपर चल रहा है। आज भी 107.8 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स से भी जो संकेत है वो लगातार नेगेटिव साइड पे मिल रहे हैं। सपोर्ट 106.50 के बाद 105 के आसपास है, और जो रेसिस्टेंस है वो 110 के आसपास देखने को मिल रहा है। 110 के 1110 के रेसिस्टेंस को तोड़ता है 1110.5, 111, 111 तक भी जा सकता है। ओवरऑल जो संकेत है वो नेगेटिव साइड पे है। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड डील भी आपको ये बताता है कि जो विदेशी निवेशकों का जो पैसा बाहर निकल रहा है वो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में जा रहा है, और क्लियर कट इसका भी जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 4.25 के आसपास है, और जो रेसिस्टेंस है वो 4.8 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील है वहां से भी जो संकेत है वो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर जो 10 ईयर बॉन्ड डील है वो किस तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत का जो 10 ईयर बॉन्ड डील है वो 6.71 के आसपास चल रहा है। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फर्दर रेसिस्टेंस है वो 6.8 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 6.8 के अगर ये लेवल को तोड़ता है तो जो फर्दर रेसिस्टेंस है वो आपको 6.9 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो 6.8 और 6.9 ये दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भारत के 10 ईयर बॉन्ड डील में आपको देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल जो सपोर्ट है वो 6.6 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जिस तरीके से पिछले 5-6 दिन से जो हमारा बॉन्ड मार्केट का यील्ड है 10 ईयर वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा हमारे मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। जब भी देखिए बॉन्ड मार्केट में यील्ड ऊपर जाती है तो जो कंपनियां होती हैं भारत के अंदर उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है, क्योंकि देखिए कंपनी को पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के लिए या तो वो शेयर बाजार से पैसा उठाएंगे, या बॉन्ड मार्केट से उठाएंगे, या लोन लेंगे। अगर बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाते हैं तो जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है फ्रॉम बॉन्ड मार्केट वो इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्टर्ब होता है, और कहीं ना कहीं कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इसका नेगेटिव असर होता है। तो जब भी कोई बॉन्ड यील्ड बढ़ती है इक्विटी मार्केट के लिए उसका जो संकेत है वो नेगेटिव साइड पे आपको देखने को मिलता है, और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बॉन्ड मार्केट की तरफ जाता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जो रिटर्न्स होते हैं वो इक्विटी की तुलना में लेस रिस्की होते हैं। वैसे तो सारे इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं, पर शेयर बाजार में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्कियर एसेट होता है कंपेयर देन दी बॉन्ड मार्केट। तो ये चीज थ्योरीज भी आपको समझ के चलना चाहिए। ओवरऑल जिस तरीके से सिनारियो निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर, ओवरऑल अगर अपन मार्केट को समराइज करें तो एक बात स्पष्ट है कि मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव सेंटीमेंट पिछले वीक में 2-3 दिन आरबीआई पॉलिसी आने के पहले बना हुआ था वो करीब करीब ध्वस्त हो चुका है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट हो सकता है कि अब एक साइडवेज टू नेगेटिव रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी 23,000 के नीचे चला जाता है और बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे, तो आने वाले दिनों में फिर मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये इस तरीके से मार्केट का सिनारियो पैन आउट हो रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन निकल के आती है। और ओवरऑल ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्केट के अंदर जो एक मोमेंटम पिछले वीक में आपको देखने को मिला था उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टेंशन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट पैन आउट होता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो रात में यूट्यूब लाइव में जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।